तो दोस्तों कहा गया है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है अगर आपको तो पानी में उतरना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक नया पॉडकास्ट वीडियो। आज हमारे साथ मौजूद है एनसीएल कोल इंडिया के एक यूनियन इंटेक के कद्दावर नेता श्रीमान पुष्पराज सिंह जी। उनके साथ आज हम रूबरू होने वाले हैं। तो सर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं लाल पुष्पराज सिंह, मैं कोल इंडिया के नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में केमिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और INTUC राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में मुझे मजदूरों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यूथ इंटक मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इसके अलावा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ राष्ट्रीय कोलियर श्रमिक संघ इंटक से संबद्ध यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसके माध्यम से मैं कामगार साथियों का सेवा करने का काम करता हूँ। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंटक यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों को आप बताइए कि इंटक यूनियन बेसिकली है क्या? देखिए, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नाम पे देश में एक महासंघ है जिसे हम संक्षिप्त में इंटक भी बोलते हैं। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे संजीवा रेड्डी साहब हैं, जो पूर्व में राज्यसभा सदस्य भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारी जो इंटक है, महासंघ है, यह कांग्रेस की विचारधारा को एडॉप्ट करता है। और छोटा सा मैं एक उदाहरण बता दूं, हम मजदूरों के सेवा से कोई समझौता नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में 2013 में कांग्रेस की सरकार देश में थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे संजीवा रेड्डी साहब राज्यसभा के सदस्य कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे। जब मजदूरों के अधिकारों की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी और भारत के सरकार के खिलाफ उन्होंने जो है एक बड़ा आंदोलन किया और जिसमें तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ खड़ी रही, जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी से उनको राज्यसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। इसलिए इंटक वह संगठन है जो राजनीतिक संगठन से यदि मजदूर हित की बात आती है उसको छोड़ करके उसका विरोध करने के लिए तत्पर रहती है। एक तरफ हम उनके विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं और यदि हमारे मजदूरों के उनके अधिकारों पे कोई कुठाराघात हुआ तो हम उनका विरोध करने के लिए तैयार होते हैं। इंटक वो संगठन। बिल्कुल सर अभी बताइए, कोयला कामगारों की वर्तमान में बेसिक क्या समस्या है, जो मेन मुख्य समस्या है पूरे कोल इंडिया की हम बात करते हैं अगर? देखिए, जो कोल इंडिया है वहाँ आज मजदूरों की समस्याएं काफ़ी हैं और बहुत गंभीर तरह की हैं। देखिए, आज कोयला कामगार साथियों की संख्या 2 लाख के आसपास है। अच्छा सर। पहले यह काफ़ी हुआ करते हैं और अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो व्हाइट बोर्ड की समस्या। अच्छा। जो हमारा आगामी व्हाइट बोर्ड जुलाई में होना है उसमें संशय बना हुआ। आज तक 1 से लेकर के 11 जो भी व्हाइट बोर्ड हुआ उन सभी में हमारे श्रमिक नेताओं ने हमारी सुविधाओं को कुछ ना कुछ दिलवाया और लगातार उन सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। लेकिन कुछ समय से जब से केंद्र में भारत में मोदी सरकार आई है, आप देखे होंगे 2016-17 से जो है अघोषित रूप से मेडिकल अनफिट की जो सुविधा मिलती थी, जो हमारे कामगार साथी प्रकृति के विपरीत जा करके काम करते हैं, ऐसे में अस्वस्थ हो जाते हैं और वो काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो उसके लिए एक मेडिकल अनफिट की व्यवस्था बनाई गई थी। उनके आज उनको नौकरी मिलेगा, लेकिन यह सरकार अघोषित रूप से उसको बंद कर दी है। और आने वाले दिनों में हम लोग की जो सामने समस्याएं हैं वह व्हाइट बोर्ड को लागू कराने की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको हम कैसे बचाएं, यह एक महत्वपूर्ण जो है समस्या है। और उसको बचाने के लिए आप अभी देखिए कि हम कैसे बचाएं। हम बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों चेंज करके 4 श्रम कोड में बदल दिया। अब स्थिति ये हो गया कि उन 4 कानूनों में ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं लाई गई हैं जो कोयला के कामगार साथियों को भी प्रभावित करता है। चाहे वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आने से क्या होगा कि जो खदानों के लिए जितने सालों के लिए होगी एम्प्लॉयमेंट उतना ही होगा, मतलब परमानेंट नौकरियां बंद हो जाएगी। हम जो है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए तैयार हो जाए। हमारे पूर्वजों ने 12-16 घंटा काम को 8 घंटा कर दिया, कितने लोगों ने अपने प्राणों किया। ब्रिटिश शासन में भी इस बात को मान करके 8 घंटा कर दिया गया, लेकिन यह केंद्र सरकार आज पुनः जो है हमें अंग्रेज शासन में ढकेलने जा रही है, पुनः 12 घंटा। अच्छा सर। अब आप सुरक्षा को देख लें, कोल माइंस में सबसे जरूरी होता है सेफ्टी। उस सुरक्षा के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया। आप एक व्यवस्था होती थी कि हमारे कामगार साथी के बीच से एक वर्क इंस्पेक्टर चुना जाता है। अच्छा सर। और वह निष्पक्ष होकर के
डीजीएमएस का वह प्रतिनिधित्व होता था और उसका प्रतिनिधित्व करता था। और यदि खदानों में कोई सुरक्षा का वायलेशन होता था तो वह इस बात को जो है रजिस्टर में लेखांकित करता था, बताता था, लेकिन उस पोस्ट को भी उसको भी समाप्त कर दिया। तो आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में जो कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वह अपने रोजगार को बचाने की समस्या है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को बचाने की समस्या है। हाँ सर, आज हमको उससे लड़ना होगा। बिल्कुल सर। जी। सर अभी सिंगरौली में इंटर यूनियन के लिए अभी क्या चुनौती रहेगी, जैसे कि आपके लिए इनडायरेक्ट? नहीं, मैं समझ गया। देखिए, सिंगरौली जिला औद्योगिक नगरी है। बिल्कुल सर। यहाँ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अलावा एनटीपीसी शक्तिनगर, एनटीपीसी विजयनगर, बिल्कुल सर। एसआर जिसे अब अदानी जी ने ले लिया है, एसआर पावर लिमिटेड, रिलायंस की 2 इंडस्ट्री है यहाँ पे, पावर भी है, कोयला भी है, हिंडाल्को की इंडस्ट्री है, जेपी का भी है, जेपी पावर भी है और जेपी कोयला भी है। ये तमाम छोटी मोटी कंपनियां जिले में कार्यरत हैं। और जो सबसे बड़ी कामगार साथियों को समस्या है कि उनको जो है उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनका जो मिनिमम वेजेज है, जो न्यूनतम मजदूरी दर है, वह भी भुगतान नहीं। अच्छा सर। इसके पीछे कारण यह है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन पे डायरेक्ट सरकार का जो है हाथ होता है। अच्छा सर। प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करती है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उसको ऊपर ही ऊपर उसको वारा न्यारा कर दिया जाता है। इसलिए इंटक के सामने जिले में श्रमिकों को रोजगार दिलाना, उनके हक को दिलाना, उनको न्यूनतम वेतन दिलाना, उनको सामाजिक सुरक्षा दिलाना, ये तमाम सुविधाएं खड़ी हैं। और एक और बहुत बड़ी सुविधा है कि सुरक्षा, किसी भी उद्योग में सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। उसको जो भी उसके मानक हैं उसको भी पूरा कराना इंटक का अपना दायित्व है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग इसको हर इंडस्ट्री वाइज हम लोग इसको जो है इसकी समीक्षा कर रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग आंदोलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कलेक्टर साहब से बात करके इनकी समस्या के समाधान के लिए जो आवश्यक कदम होंगे हम लोग उठाएंगे। लेकिन सिंगरौली में समस्याएं बहुत हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो एनसीएल के अंदर एचओई कंपनियां हैं, उनके अंदर जो वर्कर्स रखे जाते हैं उनको रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उन कंपनियों में रोजगार मिले, क्योंकि उनके यहाँ एचपीसी का दर है और वो 35-40 हज़ार मिलने से क्या एक परिवार बड़ा आराम से जीविकोपार्जन कर लेता है। दलाल बहुत हावी हैं, चाहे वह प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे नेतागिरी के स्तर पे हो। इन तमाम विषमताओं को दूर करने का काम इंटक को करना पड़ेगा। और मेरी समझ से कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो ये एचओई कंपनियों को जो टेंडर दिए जाते हैं उसमें एनआईटी में यह प्रोविजन लाने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही रखा जाए, अगर यहाँ पे वह मैन पावर उपलब्ध हो। ये तमाम बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, इसको हम लोग जो है प्रदेश स्तर पर, सिंगरौली जिले के स्तर पर मिलकर इन समस्याओं से निपटने का हम लोग। अच्छा सर, जैसे कि पिछले कुछ समय से हम सुन रहे हैं कि इंटर यूनियन में आपसी विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? पीसीएल से चलती थी, 2011-12 में वह समाप्त हो गई। यहाँ पे राष्ट्रीय पुलिस समीक्षण जो इंटक से संबद्ध यूनियन थी और मध्य प्रदेश से उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसको चूंकि प्रदेश वाइज चलाने का संगठन का निर्णय था, तो चूंकि यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इसलिए ज्यादातर खदानें मध्य प्रदेश में थी, इसलिए इसको जो है मध्य प्रदेश में लेते हुए यहाँ के इंटक से संबद्धता देकर के इंटक के द्वारा और राष्ट्रीय पुलिस समीक्षण यूनियन 2013 से अनावरत चल रही थी। बीच में कुछ हमारे पुराने श्रमिक नेताओं के चलते रिटायरमेंट के बाद भी अपनी कुर्सी पर छोड़ना चाह रहे थे, उसके चलते थोड़ा बहुत मतभेद जरूर थे, लेकिन मनभेद नहीं था। और क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है तो उस परिवार में थोड़ा बहुत खटपट होती है, लेकिन परिवार के मुखिया का काम है बैठ करके उसका समाधान करने का। और इस संबंध में हमारे संगठन के इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय संजीवा रेड्डी साहब और फेडरेशन के अध्यक्ष कुमार जयमंगल साहब ने इसमें बेखूबी अपना रोल अदा किया और संगठन को सभी को मिला बैठा कर चलने के लिए अग्रेसित किया। और संगठन यहाँ पे इंटक के लिए विवाद रूप से काम कर रही है और मजदूरों की दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन की आवश्यकता बनी है। जैसे कि सर आप भी पिछले 2-3 सालों से एक प्रमुख पोस्ट पर है, महामंत्री के पद पर है, तो इस महामंत्री के पोस्ट पर रहते हुए आपने किन प्रमुख मुद्दों को, कामगारों के मुद्दों को उठाया है और उनमें किन किन मांगों में आपको सफलता मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जून 2024 में महासचिव के पद को धारण किया हूँ और उसके बाद से लगातार हम लोग मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वह पूरे आवास में सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसके लेकर के हम लोगों ने बार-बार 2024 का चाहे जो लाभांश का 1% दिलाने की बात रही हो, उसको भी हम लोगों ने प्रबंधन में बात करके लोगों तक पहुँचाने का काम किया है।
इसके अलावा जो हाउसिंग कमेटी है उसमें काफ़ी दिनों से उसमें विषमताएँ थी, बहुत सारी समस्याएँ थी। हाउसिंग कमेटी में वर्ष कई महीनों तक जो है निर्णय नहीं हुआ करता था, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सरलीकरण किया है और नया एक कानून बनाया है, नियम बनाया है, जिसके तहत यदि हाउसिंग कमेटी में सदस्यों की आपसी सहमति नहीं बनती है तो लॉटरी के माध्यम से वह किया जाएगा। इसके अलावा भी हाउसिंग कमेटी में जो भी छोटे-छोटे लूप होल थे, वो सारी समस्याओं का हम लोगों ने समाधान कराने का काम किया है, ताकि लोगों को जो एनसीएल में कामगार साथी हैं, हाउस अलॉटमेंट में किसी तरह की समस्याएँ ना आए। दूसरी बात, उनकी जो मूलभूत समस्याएँ थी वह टाइम से उनका प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले साल मैन पावर बजट में 1500 से ज़्यादा प्रमोशन की बात की और 1500 से ज़्यादा जिन्होंने कैडर पूरा किया उसका प्रमोशन कराया। इंसेंटिव, इसके अलावा जो वर्कर काम करते हैं उनको मोटिवेशन के लिए उनको जो है इंसेंटिव स्कीमें हमारे यहाँ चलती है। अच्छा सर, उसके लिए हम लोगों ने जो है तमाम तरह की बात की और जनरल इंसेंटिव 7000 मिला करता था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 7500 किया। इसके अलावा देखिए जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वहाँ काम करने वाले साथियों को इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पहले क्या है कि उनके वर्किंग के हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलता था। अच्छा, लेकिन कुछ समय से टारगेट उनको डिस्पैच का टारगेट दिया गया था। अच्छा, जितना आप कोयला संप्रेषण करेंगे जो आपको टारगेट है उसका 96% आप जब करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। इस पर हम लोगों ने जो है काफ़ी चिंतन और मनन किया और कुछ जहाँ उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था वहाँ पे जो हम लोगों ने उनके टारगेट कराने का काम किया। और खदान सुरक्षा के संबंध में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया, उसमें टास्क फोर्स बनाया, रोको टोको अभियान चलाया और तमाम तरह के हम लोग जो है सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से और मतलब ट्राइपार्टाइट और जो द्विपक्षीय वार्ता होती है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने खदान में हो रही दुर्घटना को कम करने का काम किया। और कामगार साथियों को सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो है अभी इस वर्ष हम लोग जो एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं वो देखिए क्या है कि यहाँ पे जब कोई कर्मचारी कैडर पूरा करता था उसको कम से कम किसी को 1 साल बाद, किसी को 2 साल बाद उसके पोस्ट को जोड़ करके मैन पावर बजट में सम्मिलित किया। लेकिन हम लोगों ने इस बार प्रयास किया प्रबंधन सम्मिलित होने का, वही ऐसे कैटेगरी जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, जैसे आपके टंकर ऑपरेटर हो गए, सॉवेल ऑपरेटर, ऑपरेटर कैटेगरी पूरी हो गई, ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनिंग स्टाफ हो गए जो दिन रात खदानों में खड़े होकर के और खदानों को सुरक्षा देखते हुए खदानों की और उत्पादन कराने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है इनको जो है टाइम से जो है पदोन्नति मिल जाए, उनका कैडर के बाद 1+2+3 ना हो, जैसे ही कैडर पूरा हो वैसे उनको प्रमोशन मिल जाए, इसके लिए भी प्रबंधन से सहमति बनी है। और जिनका कैडर 5 साल या 5 साल से ऊपर हो उनका भी उसके बाद कोई भी विलंब ना हो, जैसे ही कैडर 31 मार्च को पूरा हो उनको मैन पावर बजट में उनको सम्मिलित करते हुए उनका भी पदोन्नति समय से कर दिया जाए। इस बात पर भी प्रबंधन से हम लोगों ने सहमति बनाने का काम किया है। आगे सर इंटेक यूनियन को मजबूत बनाने के लिए और कोयला कामगारों को अपने हक दिलाने के लिए आगे की आपकी प्लानिंग अभी के लिए क्या है? फ्यूचर के लिए आप किस तरीके से उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे या किस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ना चाहेंगे? आगे क्या प्लानिंग बनी हुई है अभी? देखिए अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक अच्छा वेतन समझौता ऑल इंडिया लेवल पर हो जाए जो जुलाई में ड्यू है, और इसके लिए सभी ऑल इंडिया के सभी कामगार साथियों को एक साथ होकर के जो जिस यूनियन में है और वहाँ पे वो इकट्ठा होकर के उसके लिए हम लोग को प्लानिंग करने की जरूरत है, पहला। दूसरा, जो सुविधाएं हमको मिल रही है उन सुविधाओं में कटौती ना हो, ये प्रयास करना है। जैसे जो मिल रहे हैं कम से कम वो बरकरार रहे, हम नया न ला पाए, कम से कम जितना हमारे पूर्वजों ने दिया है वह तो हमारे पास यथावत रहे। जैसे मेडिकल बेनिफिट की सुविधाएं कटौती हो गई, ऐसा ना हो कि जो हमारे डिपेंडेंट हमारे लोग काम करते हुए मर जाते हैं उनके आश्रित को नौकरी मिलती है वो ना कट जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो सुविधाएं हमको मिल रही है जैसे इंसेंटिव, संडे, लंच, ये सब दुनिया भर की जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं बहुत सारी खदानों में देखने में आ रहा है। ईसीएल ने चिट्ठी जारी कर दिया कि आपका संडे बंद, मंडे बंद। तो मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को लगातार लाभ दिया जा रहा है, तो कामगार साथियों को भी जो है एक अच्छा एट्रैक्टिव वेतन समझौता हो, और इस ओर हम लोग को अभी अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है। एनसीएल लेवल की बात कहूँ तो पिछले साल का जो लाभांश का हम लोग को मिलता है, जो हम लोग अपना खून पसीना बहा करके टारगेट अचीव करते हैं, वह हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। और मैं बहुत जल्दी हम लोग मिल करके प्रबंधन से बात करके अप्रैल महीने में उसका भुगतान करने के लिए प्रयास करेंगे ताकि उसका भुगतान हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस साल प्रमोशन हो। जो भी मैन पावर बजट में पद सृजन किए जाते हैं, इंटरनल वैकेंसी पिछले साल बहुत कम निकली है, जिसके चलते 200 से ज़्यादा थर्ड ग्रेड क्लर्कों की उनका हो जाना चाहिए था पदोन्नति, लेकिन नहीं हुआ। और इस साल हम लोग इसके लिए आंदोलन और बाकी जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, और इस तमाम एजेंडा है जो मजदूरों के हक और हुकूक के लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध। सर कोई भी यूनियन हो उस यूनियन की पहचान तभी बन पाती जब उसका लीडरशिप अच्छा हो, और देखा गया कि आपका जो लीडरशिप है, आपका जो काम करने का तरीका वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा इसके पीछे आप किसको इंस्पिरेशन मानते हैं? आपका जोश और जुनून किससे मानते हैं? आपका इतना जोश और जुनून नेतृत्व कैसे बरकरार रहता है? देखिए
सच पूछिए तो मुझे जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे कामगार साथियों से। अच्छा सर। जब मैं उनके बीच जाता हूँ तो उनका मोटिवेशन इस स्तर का होता है कि अपने आप ऊर्जा दुगनी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जब हमारे साथी हमारे लिए इतना समर्पण की भावना से हमारे साथ रहते हैं तो हमें भी उनकी लड़ाई को जो है बड़ा ईमानदारी से लड़ना चाहिए। और भी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे तब मिलता है जब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर वर्गी साहब से मिलता हूँ। वो 96 ईयर्स ओल्ड, 96 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी जो मजदूरों के प्रति उनका जो काम करने का जो जुनून है, जो उनके जो कष्टों को दूर करने का जो जुनून है, वो आज भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 96 ईयर्स ओल्ड हमारे इतने बड़े लीडर आज भी वह जुनून उनके अंदर है, तो अभी तो हम लोग का उम्र है काम करने का, और उनको देख करके हम लोग और भी ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं और काम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा। सर अंत में मैं पूछना चाहूँगा कि आप कोल कामगारों और इंटक यूनियन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं कोल इंडिया और नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के सभी कामगार साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने ड्यूटी को करें, और मार्च का महीना है और आप जहाँ कहीं भी आपकी ड्यूटी हो, आप पूरी तत्परता के साथ अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हुए जो भी लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। आने वाले दिनों में आपका समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, आपको तैयार रहना चाहिए आंदोलन के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए। इन तमाम इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी संगठन आपको आह्वान करे तो आप जो है अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठन के साथ खड़े। तो सर अंत में मैं आपके लिए 4 लाइन कहना चाहूँगा कि जलते रहो दीपक की तरह। जी, कि जलते रहो दीपक की तरह, अंधेरों से क्या डरना। जी जी, जो खुद की राह बनाते हैं उन्हें दुनिया से क्या डरना। जी जी, ठीक है सर। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ऊर्जान्वित बने रहे, और मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि आप कामगार साथियों को, कामगार उनकी आवाज़ को आप बुलंद कर सके, उनके हक की लड़ाई लड़ सके, और उनको जो उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों को दिलाने में सहयोग प्रदान कर सके। तो दोस्तों अंत में मैं कहना ये चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको